हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग देखेंगे लॉटका वोल्टेरा मॉडल का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर रिलीज किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और उसमें हमने ये सब क्वेश्चंस टैकल किए थे, सॉल्व किया था और लॉटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में कर लिया। ठीक है, आज जो है इसके ऊपर जो डिफरेंट केसेस बनते हैं ग्राफ बेस्ड, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, और जब ये ग्राफ बेस्ड जो मॉडल है, जो केसेस है, आप देख लेंगे तो फिर आसानी से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। ठीक है, ये जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के लिए, एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए, गेट लाइफ साइंसेज के लिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या देख लिया था कि ये जो दोनों स्पीसीज 1 के लिए और स्पीसीज 2 के लिए ग्रोथ रेट जो मॉडिफाइड इक्वेशन है लॉजिस्टिक मॉडल का अकॉर्डिंग टू लॉट का वंडर, ये हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं तीन केसेस। पहले, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होगा। ये दोनों स्पीसीज के बीच में कंपटीशन को दिखाता है। कंपटीशन के बीच में, अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा हो तो उसका आउटकम क्या होगा, कौन जीतेगा, उसके बारे में। ठीक है, नाउ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब है 1 2। जब स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 के इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट, ठीक है, कहीं की 1 2 लिखा रहेगा, कहीं की सीधे अल्फा लिखा रहेगा। तो अल्फा लिखा रहेगा तो क्वेश्चन में बताया रहेगा। कहीं कहीं बीटा आपको देखने को मिलेगा, बीटा लेस देन 1। या बीटा का मतलब है कहीं कहीं इसको अल्फा 2 1 भी लिखा रहेगा, मतलब दिस इज 1 का 2 के ऊपर इम्पैक्ट। तो जैसा भी हो, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो कुछ भी लिखा हो आप आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझ लेना है, ऐसे नहीं रट लेना है कि अल्फा यही होता है या यही होता है। अल्फा का मतलब है स्पीसीज 2 के इंडिविजुअल्स का 1 पे इम्पैक्ट। बीटा का मतलब है स्पीसीज 1 के इंडिविजुअल्स का स्पीसीज 2 के इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट। और ये जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली इनहिबिटिंग होता है। ठीक है, वो एक दूसरे के रिसोर्सेज के ऊपर एक तरह से compete कर रहे होते हैं उस पर कब्जा करने के लिए। नाउ अगर अल्फा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स स्पीसीज 2 हैज लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट, इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन स्पीसीज 1। ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा है। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 होगा, क्योंकि फाइनली आप स्पीसीज 1 की ही बात कर रहे हैं, इसमें इस केस में ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 किससे लिमिटेड होगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से, अंदर की इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब स्पीसीज 1 के मेंबर्स ही आपस में जो compete कर रहे होंगे, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बजाय कि कोई बाहर का स्पीसीज उसको इम्पैक्ट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ वैल्यू है लेस देन 1। क्लियर ये चीज़? नाउ बीटा लेस देन 1 का मतलब क्या है, या अल्फा 2 1 का मतलब क्या है? अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो तो मतलब है स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 के इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट जो है कम है। ठीक इसका उल्टा पहले वाले का, मतलब स्पीसीज 2 हैज लेस inhibitory effect on species 1
और इस केस में ग्रोथ ऑफ स्पीसीज टू किस पे डिपेंड करेगी? तो मेनली रोकने वाला कौन होगा? इसका अपना इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, आपको अंतर पता होगा। इंट्रा उसके अपने स्पीसीज के बीच क्या है, अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर, और इंटर बोलेंगे तो बाहर का कोई। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। रेयरली आपको अल्फा और बीटा बराबर देखने को मिलेगी, रेयरली, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जो सारी चीजें जो है एकदम बराबर हो, ये आपको रेयर मिलेगा देखिए। लेकिन अगर ऐसा मिलेगा तो फिर क्या होगा, कैसा डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा? तो उस केस में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिसाइड करेगी। जिस स्पीसीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी जीत होगी, वो अल्टीमेटली दूसरे स्पीसीज को जो है, दूसरे स्पीसीज के ऊपर वो जीत जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, अल्टीमेटली जो है कैरिंग कैपेसिटी विल डिसाइड विच स्पीसीज विल विन। ठीक है, यहाँ तक ये 3 केसेस हमने देख लिए, आपको याद रखना। एक्चुअल में जो मॉडल है ना, ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। लेकिन लाइफ साइंसेज के लिए अगर हम लोग पूरा मैथमेटिकल मॉडल एकदम स्टडी करें तो जनरली लाइफ साइंस वालों को थोड़ी दिक्कत होती है ना। हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में देख रहे हैं। अगर अल्फा लेस देन 1 है तो क्या होगा, अगर बीटा लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, और अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग अब केसेस में आते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ ऐसा दिया रहेगा और बोला जाएगा बताइए इसका आउटकम क्या होने वाला है। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 2 स्पीसीज की बात की है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। अल्फा क्या है, अल्फा 1 2 और अल्फा यहाँ हमने एक ही रखा है, और बीटा और अल्फा 2 1 एक ही रखा है, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं। ठीक? ये क्या है, पर कैपिटा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। उसी तरह बीटा जो है पर कैपिटा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज। क्लियर है, ये तो बार बार आपको याद रखना है। अभी ये रिपीट भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये जो 1 का एरिया है यहाँ पे, स्पीसीज ए का जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, पहले देखिए इसको कैसे रीड करते हैं, मेन यही चीज़ है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये स्पीसीज 1 को दिखा रहा है, और ये वाई एक्सिस है, ये स्पीसीज 2 को दिखा रहा है। ये स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी है K2। ठीक है, और ये स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी है K1। नाउ ये जो है K1 अपॉन अल्फा, ये बेसिकली क्या दिखाता है, यहाँ पे दिखा रहा है K1 अपॉन अल्फा और K2। स्पीसीज 2 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चला गया है। ठीक है, क्योंकि किसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है K2 तक जाने की परमिशन देती है वाई एक्सिस में, और ये ऊपर चला गया है यहाँ तक। इसका मतलब स्पीसीज 2 के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तो स्टार्ट हो ही चुका होगा, और स्पीसीज 1 का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको भी ये झेलना पड़ रहा है। जबकि अगर हम स्पीसीज 1 की बात करें, स्पीसीज 1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो K1 है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन स्पीसीज 1 अभी कहाँ तक है, अभी यहाँ K2 अपॉन बीटा तक ही है। मतलब स्पीसीज 1 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही है। मतलब ये फर्दर ग्रोथ इसका और पॉसिबल है कहाँ तक, यहाँ K1 तक। मतलब स्पीसीज 1 के अंदर अभी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। इस केस में क्या होगा, स्पीसीज कौन जीतेगा, स्पीसीज 1 विल विन। और इसका जो रीजन भी है वो साफ साफ आपको दिख रहा है, ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है, जबकि ये अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, नाउ ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, इस लाइन को बोलते हैं आइसोक्लाइन लाइन। ये ध्यान रखिएगा, आइसोक्लाइन लाइन।
इस लाइन के पॉइंट्स पे जो ग्रोथ है वो 0 होती है, dn/dt इक्वल टू 0। ठीक है? तो ऐसा ग्राफ दिया हो तो आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कौन स्पीशीज़ जो है वो जीते। अगर हम दूसरे केस की बात करें इस वाले में, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ठीक पहले वाले का उल्टा केस है। स्पीशीज़ 1 जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब इसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है स्टार्ट हो चुका होगा। और स्पीशीज़ 2 है, इसको परमिशन है K2 तक जाने की, लेकिन अभी ये इस पॉइंट तक ही है K1/अल्फा। मतलब ये फर्दर ग्रो कर सकता है। ठीक है? इस केस में कौन जीतेगा? स्पीशीज़ 2 विल विन और जो स्पीशीज़ 1 है ये फाइनली एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली एलिमिनेट। तो अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो ये बहुत ही आसान है। अगर ग्राफ रीड करना नहीं आता है तभी ये मुश्किल होगी आपको। ठीक है? यहाँ पे इस एरिया में आपसे पूछा जाए कौन-कौन स्पीशीज़ की ग्रोथ पॉसिबल है? तो यहाँ दोनों स्पीशीज़ ग्रो कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी कैन ग्रो इन दिस रीजन। कैसे पता चल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो स्पीशीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी K2 तक है और यहाँ क्या है? स्पीशीज़ 1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है K1 तक है और ये जो जो भी यहाँ पॉइंट्स है, वो इसी एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो K1 के अंदर और K2 के अंदर। तो यहाँ स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 दोनों के ही ग्रोथ पॉसिबल है। जबकि अगर बी रीजन की बात करें, तो वहाँ किसकी ग्रोथ पॉसिबल है? वहाँ सिर्फ स्पीशीज़ 2 की ग्रोथ पॉसिबल है। क्यों? देखिए, स्पीशीज़ 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है इधर, लेकिन स्पीशीज़ 2 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। सो दैट बी रीजन में केवल स्पीशीज़ 2 की ही ग्रोथ पॉसिबल है। क्लियर? कौन जीतेगा यहाँ पे? स्पीशीज़ 2 जीतेगा। क्यों जीतेगा? हम लोग देख चुके हैं। नाउ जो तीसरा आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हो। अभी तक जो 2 ग्राफ थे ऊपर, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे व्हिच स्पीशीज़ विल विन? तो आप देखिए, यहाँ जो है, अगर हम K2 की बात करें, तो K2 जो है स्पीशीज़ 2 के लिए है। ठीक है? और इधर हमारा स्पीशीज़ 1। ये जो एरिया है C, ये किसके अंदर आता है? आप ध्यान से देखें। स्पीशीज़ 2 के अंदर कि स्पीशीज़ 1 के अंदर? स्पीशीज़ 2 का जो एरिया है, वो K2 तक है यहाँ तक, उसको जाने की परमिशन मिलती है यहाँ तक। तो ये जो C है, इसमें सिर्फ स्पीशीज़ 2 की ही ग्रोथ पॉसिबल है। स्पीशीज़ 2 कैन ग्रो ओनली इन दिस रीजन। व्हाई? क्योंकि A की कैरिंग कैपेसिटी आपको C एरिया में आने की परमिशन नहीं देती। स्पीशीज़ A जो है हमारा स्पीशीज़ 1, वो देखिए यहाँ तक ही है, ऐसे है। तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन स्पीशीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ तक है, तो इस रीजन में स्पीशीज़ 2 जो है ग्रो कर सकता है। जबकि अगर हम इस रीजन की बात करें, बी रीजन की, तो यहाँ पे ठीक उल्टा है। यहाँ जो है स्पीशीज़ 1 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीशीज़ 1 कैन ग्रो हियर, जबकि स्पीशीज़ 2 की ग्रोथ बी सेक्शन में पॉसिबल नहीं है इस एरिया में, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी देखिए यहीं तक खत्म हो गया, A2/बीटा तक। ठीक है? जो ए है रीजन, इसमें स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 दोनों की ही ग्रोथ जो है पॉसिबल है। बोथ कैन ग्रो। ठीक है? नाउ जो अगला केस है, केस नंबर 4, उसमें क्या है? ठीक वैसा ही है, लेकिन ये कट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये स्पीशीज़ आपका 2 है, ये आपका स्पीशीज़ 1 है। स्पीशीज़ 1 की कैरिंग कैपेसिटी कहाँ तक है? K1 तक है। जबकि ये है एक्चुअल में कहाँ तक? तो ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। तो बी में क्या है? एरिया बी में सिर्फ स्पीशीज़ 2 की ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि 2 की ग्रोथ देखिए यहाँ तक है।
K2 तक, और K2 के अंदर ही ये बी आ रहा है। K2 यहाँ से यहाँ तक है और K2 के अंदर ही आपका ये जो बी एरिया है आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे स्पीसीज 2 कैन ग्रो हियर, कैन ग्रो इन दिस रीजन। जबकि अगर सी की बात करें तो सी क्या है, ये ए के स्पीसीज 1, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी कहाँ तक है, K1। यहाँ पे स्पीसीज 1 जो है सी में ग्रो कर सकता है, ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो हियर, कैन ग्रो हियर। ठीक है, ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो। जबकि अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज जो है ग्रो कर सकते हैं, बोथ, क्योंकि ये दोनों के ही कैरिंग कैपेसिटी के अंदर, बोथ स्पीसीज कैन ग्रो। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है आपको रीड करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसे कभी कभी ऐसे भी दिखाया सकता है, K1 जो है ये लेस देन K2 अपॉन बीटा है, ठीक है? और K2 जो है ये लेस देन K1 अपॉन अल्फा है। K1 जो है, ठीक है, इसलिए इन इन एरियाज में उनकी ग्रोथ ही पॉसिबल है। अब इतना करने के बाद हम लोग जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है जो आए हुए वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर ग्राफ बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल पे। नाउ अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये क्या दिखा रहा है आपको, ये जो है ये लॉजिस्टिक मॉडल वाला है पिछले का, क्योंकि लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल लॉजिस्टिक ग्रुप मॉडल से इंस्पायर्ड है, तो आपको ये पहला वाला क्वेश्चन ये आराम से हो जाना चाहिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, गिवन बिलो आर ग्रोथ इक्वेशन वेयर dn अपॉन dt इज डिफाइंड एज P ए है, Q ए है, R ए है, S ए। ठीक है, हालांकि लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये दे दिया। अब बताइए तो, with reference to the above equation, which one of the following statements is correct? Q represent exponential growth and P represent logistic। तो Q क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है? यस करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में K नहीं होता, माना जाता है वहां पे K जो है इनफाइनाइट। और जो S है वो किसके लिए है, ये आपका लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि K माइनस एन अपॉन के यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का रोल होता है। ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे जो लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल क्वेश्चन, ये क्या बोला जा रहा है, फॉर टू स्पीसीज ए एंड बी इन कंपटीशन द कैरिंग कैपेसिटी एंड कंपटीशन कोएफिशिएंट दिस वन, के इक्वल टू 150, अल्फा इक्वल टू 1, केबी इक्वल टू 200 एंड बीटा इक्वल टू 13। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन द आउटकम ऑफ द कंपटीशन विल बी। अब इसमें कौन जीतेगा, आप जरा ध्यान से, तो इसमें कौन स्पीसीज जीतेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है के ए अपॉन अल्फा और ए बी अपॉन बीटा। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्पीसीज जीत जाएगा। अगर हम पहले वाले केस में करेंगे तो ये 150 और अल्फा की वैल्यू होगा तो ये आएगा 150, जबकि सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है 200 है, लेकिन यहाँ जो बीटा की वैल्यू है 1.3 है, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो 150 आ गया, यहाँ ये करीब करीब अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसे डिवाइड करते हैं तो ये करीब आएगा ये 153.84 के बराबर, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब स्पीसीज बी जो है वो स्पीसीज बी इट विल अल्टीमेटली विंस।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड जो करेक्ट हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है? टू स्पीसीज एम एंड एन ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट। क्वेश्चन है। Given below is a state space graph in which the abundance of species M plotted on the x-axis and abundance of species N is plotted on the y-axis. For each species, the zero growth isocline is plotted. हमने देखा था isocline क्या होता है। ये दिया हुआ है, जो सॉलिड लाइन है वो जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन किसके लिए? स्पीसीज एम के लिए। और ये जो डॉटेड है वो किसके लिए है? स्पीसीज एन के लिए। साथ ही क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एम क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट फॉर स्पीसीज एम इन एब्सेंस ऑफ स्पीसीज एन। और केन क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट फॉर स्पीसीज एन इन द एब्सेंस ऑफ स्पीसीज एम। अल्फा क्या है? पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज एन ऑन एम। और बीटा क्या है? पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज एम ऑन एम। तो हमने कहा था जब भी वो ऐसा ना लिखे अल्फा 1 2 है अल्फा 2 1 और इसको अल्फा और बीटा से दिखाएगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा कि कौन क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा क्या है? पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज एन ऑन एम। इसके बेस पे आपको बताना है कि based on the above plot some deductions are made. Which one of the following statement is incorrect? आपको बताना है इसमें से गलत कौन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल हमारा जो केस 1 है चलता है ग्राफ में। केस 1 और केस 2। और अब आपको रटना नहीं है, आपको तो समझना था। अगर आप समझ चुके हुए तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। नाउ क्या बोलता है? एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज एम एंड एन प्लीज। एम पे क्या है? यहाँ पॉइंट ए पे स्पीसीज जो एम है वो भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है और स्पीसीज जो एन है वो भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। दोनों की ग्रोथ पॉसिबल है। ये सही है, आपसे गलत पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज वाइल दैट ऑफ स्पीसीज एन डिक्रीज। कहाँ पे? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी के बारे में देखें। यहाँ जो है ना एक स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज? स्पीसीज एन जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में केन क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट ऑफ स्पीसीज एन इन एब्सेंस ऑफ स्पीसीज एम। ये जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है, मतलब यहाँ स्पीसीज बी सेक्शन में, बी रीजन में स्पीसीज एन की ग्रोथ नहीं हो सकती। एन अब घटेगा क्योंकि उसके बीच में जो है ना स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो, क्योंकि अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। लेकिन स्पीसीज एम जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है, वो उसको परमिशन यहाँ तक जाने की है जबकि उसके अंदर ही है। तो बी में क्या है? स्पीसीज एम बढ़ सकता है जबकि स्पीसीज एन जो है वो घटेगा। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अब तीसरा में आते हैं। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन डिक्रीज। अब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आप देख रहे हैं ना। तो इसमें से एक ही सही होगा, तो अगर टू सही है तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन डिक्रीज, ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या? अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही है क्योंकि स्पीसीज एन जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है और फाइनली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी सही है। तो गलत कौन सा पूल है? हो गया आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपसे यहाँ पे गलत वाला ही पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो गया? डी जो है आपके लिए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये समझने के बाद ये कितना आसान है, लेकिन अगर आपको ग्राफ ही रीड करना नहीं आता है फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है इसमें? द डायग्राम रिप्रेजेंट्स कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 अकॉर्डिंग टू लॉटका-वॉल्टर मॉडल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। कौन सा केस है आपका? यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नाउ उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए। गिवन द कंडीशन इन द डायग्राम द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ कंपटीशन इज।
क्या बोला जा रहा है? अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू बिकॉज K1 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन बीटा एंड K2 इज ग्रेटर देन K1 अपॉन। ये जो है हमारा सही है। क्यों सही है? इस लाइन पे जो है ना, जो एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का बराबर है, लेकिन जो इस पे जो ग्रोथ है वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। क्यों? ये दिया हुआ है, ये जो है ये आपका है स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन कोएक्सिस्टेंस होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन जो कोएक्सिस्टेंस है वो अनस्टेबल है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, दोनों स्पीसीज जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही है। तो दोनों की ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो अनस्टेबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें जो है, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू बिकॉज K1 इज ग्रेटर देन K2 अपन बीटा एंड K2 इज ग्रेटर देन K1 अपन अल्फा। ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू बिकॉज K1 इज लेस देन K1 इज लेस देन। ये तो दिखने में ही गलत दिख रहा है। ये तो सीधे कोई, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि कोई भी थोड़ा सा ग्राफ रीड करना जानता होगा तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये सरासर गलत लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ना। नाउ आप ये जानते हैं कि स्टेबल कोएक्सिस्टेंस नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है? ठीक है ना, अगर आप याद रखेंगे मॉडल्स के बारे में, तो फिर आपका कोई CSIR क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, लेकिन समझा हुआ होना चाहिए। अगर आपने सीधे रट लिया है तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। ठीक है? तो मेरे ख्याल से लॉट का वोल्टेरा मॉडल के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।